हाँ भाई, देखो डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या है भाई? जो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्या कहता है भाई? हाँ, कि प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एड और एडवाइस पे काम करेगा? ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसे एड और एडवाइस करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको डिस्क्रिशनरी पावर को समझना क्या होती है। जब अपने कहते हैं भाई यहां पर 42nd ने क्या ऐड किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या एक्ट किया कि एक बार में ही ये एड और एडवाइस बाउंडेशन हो जाएगी किस पर? प्रेसिडेंट पर। क्या हो जाएगी? बाउंडेशन हो जाएगी किस पर? प्रेसिडेंट पर। लेकिन 44th ने क्या कहा? प्रेसिडेंट कैन रिटर्न प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। तो जब प्रेसिडेंट यहां कुछ कर तो रही है ना, वो प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? एडवाइस को, एडवाइस की बात हो रही है, एडवाइस को क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है कि भाई आप देख लो एक बार, मुझे इसमें थोड़ा सही नहीं लग रहा। ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। किसको? यहां पर किसको एडवाइस, किसको रिटर्न किए? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेगा कि ये काम किस पे करेगा? वो अपने डिस्क्रिशन पर करेगा, स्व विवेक पे करेगा। तो ये काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर होगी। ऐसे ही आर्टिकल 111, ठीक ठीक है भाई, 111 में जब वो थर्ड ऑप्शन यूज करता है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट, तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है? अपने डिस्क्रिशन से बिल को वापस भेज रहा है भाई। कुछ चीजें एम्बिग्युअस है अभी। क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने को उसका इंटरप्रिटेशन नहीं पता। अभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई और वो लॉ के सामने पहुंची, लॉ ने उसका इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब देखेंगे क्या होता है। जैसे प्रेसिडेंट किसी बिल को विदहोल्ड कर देता है, विदहोल्ड हिज एसेंट, तो अपने कहते हैं बिल रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली बुक्स में दो कंडीशंस आती हैं जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उसका एडवाइस करता है इसके लिए। एक तो सरकार क्या है भाई का टाइम पीरियड हो गया खत्म, खत्म होने से पहले उन्होंने बिल पहुंचा दिया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करता उससे पहले सरकार का टाइम पीरियड खत्म हो गया, और नई सरकार आई, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि इस बिल को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से रिजेक्ट कर रहा है। क्लियर है? दूसरा, प्राइवेट बिल के प्राइवेट बिल है कोई, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या कह दिया? इसको रिजेक्ट कर दो। लेकिन ये कहीं भी अभी क्लियर नहीं है भाई कि क्या प्रेसिडेंट जो है यहां पर अपना डिस्क्रिशन यूज करके किसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट बिल को, पब्लिक बिल को उसके टाइम पीरियड के रहते हुए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसी टाइम पीरियड में रहते हुए जो गवर्नमेंट अच्छा खासा चल रही है उसी में विदहोल्ड कर सकता है क्या? ठीक है। लैंग्वेज पढ़े तो कर सकता है, लैंग्वेज पढ़े तो कर सकता है। तो उस विदहोल्ड वाली कंडीशन को एक बार यहां पर मैं लिख जरूर देता हूं, 11th वाली बुक में भी मेंशन है, लेकिन इस पर मैं खुद क्लियर नहीं हूं एक बार, कि जब वो क्या करता है? विदहोल्ड करता है, विदहोल्ड हिज एसेंट। ठीक है भाई, और इसके अपने ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई,
ठीक है, ध्यान रखना कि हाँ भाई वहां दिया हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे डिस्क्रिशन यूज कर सकता है अभी, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस अपने लगाएं, और कर सकता है ये 85 में, और कहाँ कर सकता है, आर्टिकल 78 में कर सकता है। आर्टिकल 85 में कैसे कर सकता है? 85 में क्या है? एड्रेस करना, और अच्छा सॉरी 85 नहीं कह रहा, 86 कह रहा। एड्रेस करना वाली बात नहीं, दूसरी बात क्या थी? मैसेज करना। हाँ भाई, मैसेज क्यों सेंड करना था उसको? हाँ, बिल है कोई पेंडिंग पड़ा है तो उसके रिगार्डिंग कोई, तो वो हो सकता है भी वो अपने डिस्क्रिप्शन से भेज दे, मैसेज वाली बात। 78 में सीक एडवाइस है, मैंने कहा था 78 में तीन चीजें हैं। ठीक है, ये ड्यूटी बनती है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। क्या करना? इंफॉर्मेशन किसको देना? प्रेसिडेंट को देना, अपने आप देना, एक उसके मांगने पर देना। ठीक है, और एक है क्या कि प्रेसिडेंट वाया प्राइम मिनिस्टर अपना मैसेज सेंड करता है किसको? मिनिस्टर को, कि भाई तुमने कोई चीज जो की है, कोई फैसला लिया है, कोई डिसीजन लिया है, ये विदाउट कंसिडरेशन लिया है किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो मैं चाहता हूं इसमें क्या करो तुम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने इस मैटर को रखो फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दिस मैटर। ठीक है, तो वो भी क्या हो सकता है? डिस्क्रिशनरी पावर हो सकती है। तो 78 में हमें दो चीजें होगी, एक तो एडवाइस को सीक करना, क्या करना? एडवाइस को सीक करना। ठीक है भाई, क्लियर है? और दूसरा एक और क्या चीज थी? सेंड मैसेज, इसमें भी वापस सेंड मैसेज, लेकिन ये दोनों मैसेज अलग अलग तरह के हैं भाई। इसमें मैसेज क्यों किया था? कोई पेंडिंग बिल की वजह से, कि बिल आपने पार्लियामेंट में पेंडिंग कर रखा है, इसको बिल को आगे बढ़ाओ। और यहाँ क्या है भाई? किसी मिनिस्टर का कोई ऐसा फैसला जो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि उसने विदाउट कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है ये भी किस में आएगी? कहीं ना कहीं किस में आएगी? डिस्क्रिशनरी पावर में आएगी, किसके? प्रेसिडेंट के। लेकिन वास्तव में गवर्नर के लिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो जब अपने डिस्क्रिशनरी पावर की बात करते हैं तो अपने दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड सिचुएशनल या सरकम स्टेंस या सरकमफिशियल क्या? डिस्क्रिशनरी पावर्स। क्लियर है? फिर हम ये कहते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है? गवर्नर के लिए लिखा हुआ है। अभी हमने देखा, या आर्टिकल कौन सा, अगर आप आर्टिकल 74 देखोगे तो प्रेसिडेंट के लिए तो क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। सेम चीज 163 में। ठीक है, गवर्नर के लिए क्या लिखी हुई है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फार एंड ही इज और बाय अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। तो इसका मतलब जब हम बात करते हैं कि दो तरह की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एक कौन सी? सिचुएशनल, और दूसरी कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अपने कहेंगे भाई प्रेसिडेंट के पास मेनली कौन सी है? मेनली कौन सी है? और गवर्नर के पास मेनली कौन सी है? दोनों। किसके लिए लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल है? गवर्नर के लिए। लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th, ठीक है, ये चीज प्रॉपरली लक्ष्मीकांत ने भी नहीं कर रखी, ये 11th वाली में दी हुई, और ये बात सही भी है उसकी कहीं ना कहीं। यहां पर भी तो वो क्या करेगा? डिस्क्रिशन यूज करेगा। क्या करेगा? डिस्क्रिशन यूज करेगा। और सेम यहां पर मैं आर्टिकल 201 लिख दूं तो 201 में भी तो ये दोनों चीजें उसे स्टेट बिल के रिगार्डिंग मिलती है, तो वो भी काइंड ऑफ क्या हो जाएगी? डिस्क्रिशन पावर ही हो जाएगी। क्लियर है? अब अपने आते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है भाई। और ये आपके इसमें जब पढ़ोगे आप, then the third kind of discretion arises more out of political circumstances. Formally the president appoints the prime minister. जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसमें कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसके पास क्या आ जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। तो सर्कमस्टेंशियल मान लो या सिचुएशनल मान लो। अब वो क्या क्या है ध्यान से सुनना भी। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में यहां पर देखना भाई, प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें वो बच्चों वाली बात नहीं चलेगी, किसी को भी कर सकता है, तो मतलब अपोजिशन में से कर देगा क्या। ठीक है, ऐसे मत डाउट लिया ना कहीं। और बट ऑब्वियस है भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करती है भी, जैसे फॉर एग्जांपल 1964, और ऐसा 3 बार हुआ, तीनों का एग्जांपल ही आपके सामने रख देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी डेथ होगी, तो जवाहरलाल नेहरू की क्या होगी, डेथ हो गई, और उस समय वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो देन प्रेसिडेंट, उस समय जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया भी, कौन थे उस समय प्रेसिडेंट, हाँ, तो वो कभी हटेंगे नहीं कि वो एक बार बन गए, 1950 में बने थे। दूसरे नंबर पे कौन बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ भाई, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, गुलजारी लाल नंदा, जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था ना भाई, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे 5 ईयर प्लान के, जवाहरलाल नेहरू, और उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे 5 ईयर प्लान के, गुलजारी लाल नंदा। तो ये जो गुलजारी लाल नंदा है, इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है टेम्परेरी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कांग्रेस ने अपना लीडर किसको चुना, लाल बहादुर शास्त्री को। किसको, लाल बहादुर शास्त्री। साफ छवि के नेता थे भी। क्या थे ये, साफ छवि के नेता थे। साफ छवि क्यों थी इनकी, ठीक है, गौर करना भाई। इनके पास रेलवे मंत्रालय था। क्या था, रेलवे मंत्रालय था इनके पास। ठीक है, और एक रेल का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने लेते हुए, ठीक है, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल सेट किया था आगे भविष्य के लिए, कि आपके अंडर में, आपके पोर्टफोलियो में, आपके अंडर में आपको जो काम दिया हुआ उसमें कोई इरेगुलरिटीज हो जाए, कोई बहुत ज्यादा, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है और आपको क्या देना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। इसीलिए साफ छवि के नेता थे ये। ठीक है, मतलब आगे आने वाले नेताओं को पालन करना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, छवि साफ हो जाएगी, थोड़ी साफ हो जाएगी। चल जो भी है, ठीक है, तो कांग्रेस, ठीक है, तो इनको लाल बहादुर शास्त्री है ना, इनको कांग्रेस ने अपना लीडर चुन लिया, और उसके बाद प्रेसिडेंट की मजबूरी अब कि जब इनको लीडर चुन लिया, तो अब लाल बहादुर शास्त्री को एज ए पीएम क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो यहां प्रेसिडेंट ने यहां डिस्क्रिशनरी पावर का यूज लिया, यहां ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये तो फिर मजबूरी है। क्लियर है। अब अगली चीज, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, हाँ ले लो, नाम लेने में क्या है। हाँ भाई, लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी डेथ होगी 2 साल बाद, और अभी भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही प्रेसिडेंट है, और इनके फेवरेट थे कौन, गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने वापस से बुलाया कि गुलजारी लाल नंदा जी आओ एक बार वापस, और गुलजारी लाल नंदा को वापस से क्या बना दिया, एक्टिंग पीएम बना दिया। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस ने
अपना लीडर जो है वो चुना, किसको? जवाहरलाल नेहरू की बेटी कौन? इंदिरा गांधी को। और उसके बाद प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को एज ए पीएम क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। हाँ भाई ध्यान देना भाई, जब जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है ना, वो जिसको लीडर चुन लेती है, या जिस कॉलिशन के पास मेजोरिटी है उसने अपना एक लीडर चुन लिया। क्लियर है? उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है। डिस्क्रिशन तो तब आया था जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई, अचानक डेथ हो गई, और उस समय पार्टी ने कोई लीडर अपना चूज नहीं किया हुआ था, इलेक्ट नहीं किया हुआ था, जो भी जैसे भी वो चूज या इलेक्ट करे। ऐसी एक कंडीशन 1984 में वापस आई, और 1984 में इंदिरा गांधी जो है उनका एसेसिनेशन हो गया। एसेसिनेशन मतलब उनको मार दिया गया, डेथ हो गई उनकी। ठीक है, अब जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी जो है वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे। उनके पास भी डिस्क्रिशन पावर आ गया कि अचानक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो अचानक से इनके पास क्या आ गई? डिस्क्रिशनरी पावर आ गई। इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी के जो बेटे हैं राजीव गांधी, उनको एक तरीके से लिख रहा हूं भी मैं, हालांकि ऐसी कोई टर्म नहीं होती, उनको परमानेंट पीएम ही बना दिया, अपॉइंट कर दिया। कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, इन्होंने उन्होंने देश की भावना को देखते हुए उनको पता था कांग्रेस लीडर इनको ही चूज करेगी, मतलब वो एकदम यहां पर वो क्लियर नहीं थे, यहाँ पे पावर टसल चल रहा था कांग्रेस में। मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक सिंडिकेट ग्रुप है के कामराज, जो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था, वो नहीं चाहते थे मोरारजी देसाई बने। ठीक है, तो मतलब जो कोई बाहर बैठा है ना कांग्रेस के, उसको पता है कि कांग्रेस में अभी क्लियर लीडर नहीं है। यहां भी सेम चीज थी, मोरारजी देसाई अभी भी पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन जो सिंडिकेट ग्रुप है के कामराज का, वो किसको ले आते हैं? वो इंदिरा गांधी का नाम आगे कर देते हैं, और फिर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में एक इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना जितने भी, वो वोटिंग करते हैं, और उसमें इंदिरा गांधी जीतती है, फिर कांग्रेस का उन्हें लीडर घोषित किया जाता है। तो यहां पर क्या है? पावर टसल चल रहा है, तो प्रेसिडेंट क्लियर नहीं है कि कौन कांग्रेस का लीडर होगा, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, यहां पर उनको एकदम क्लियर थे वो कि राजीव, मतलब उनको एक खुद खुद लग रहा था कि राजीव गांधी को ही बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी है, बाद में कांग्रेस ने भी अपना लीडर किसको चुन लिया? राजीव गांधी को। अब राजीव गांधी को चुन लिया तो ऑलरेडी ये परमानेंट पीएम थे, तो वापस तो बनेंगे नहीं, ऑलरेडी यही कंटिन्यू कर गए। दिक्कत तो तब होती जब कांग्रेस किसी और को लीडर चुन लेती। तो ये तीन ऐसे सिनेरियो आए, और इसमें क्या डिस्क्रिशन यूज किया है प्रेसिडेंट ने वो आपके क्लियर है भी, और यहाँ पर जो पुरानी एक परंपरा बन गई है, इस परंपरा को तोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, एक्टिंग पीएम ना बनाकर सीधा पीएम। आगे बढ़ते हैं अभी। दूसरा, क्लियर मेजोरिटी नहीं है आफ्टर जनरल इलेक्शन। आफ्टर जनरल इलेक्शन भाई क्या नहीं आए? क्लियर मेजोरिटी नहीं है। क्योंकि उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था। नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ भाई, अब देखना जनरल इलेक्शन कब कब हुए? 51 52 में हुए, फिर 57 में हुए, फिर 62 में हुए, फिर 67 में हुए, फिर 70
वन में हुए, 77, 80, 84, 89, ठीक है। उसके बाद में 91 में, तो एक तो यहाँ देखना भी 89 में हुए और फिर 91 में हुए, इसका मतलब 5 साल पूरे नहीं हो रहे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में 96 में हुए, ठीक है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी बने, कितने दिन के लिए बने? 16 मई 96 से 1 जून 96, लगभग 13 एक दिन बनते हैं, ठीक है भाई। और 96 के बाद 98 में ही अगले इलेक्शन हो गए, 90। अब देखो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है भाई, इसका एग्जांपल लेते हैं अपने 11th का, 96 का। तो 96 में इलेक्शन हुए, ठीक है। और ये सीटें जीती हुई सीटें जो है 364, 361, मतलब अच्छी खासी सीटें जीत रही है कोई पार्टी, तभी वो सरकार बना रही है, ठीक है। अब 96 का अपने इलेक्शन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी 161 सीटें आई है, कितनी आई है? 543 में से। तो बट ऑब्वियस है भी, मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हुई, क्या हो? सबसे बड़ी पार्टी। तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी जिन्हें बाहर से समर्थन दे रहे हो या इनके बाद आफ्टर इलेक्शन कॉलिशन बना रहे हो, तो उस समय के प्रेसिडेंट को लगा कि भाई ये क्या करेंगे, सरकार बना लेंगे भी, ठीक है। और सरकार बनाने के लिए इनको कितने -111 मार्जिन ऑफ, मतलब 111 सीटें चाहिए थी, सीट्स कंट्रोल बाय कॉलिशन। और टोटल सीटें ये कितनी अरेंज कर पाए? तो ये 187 सीटें ही अरेंज कर पाए टोटल, मतलब 161 से 187 तक ही पहुंच पाए। सही है, कितनी थी? जितनी है उससे 111 ज्यादा चाहिए थी, या जो भी देख लेना। तो मतलब इनके पास मेजोरिटी नहीं आ पाई, तो मेजोरिटी तो इनके पास अभी भी नहीं थी, तो ये पीएम कैसे बन गए फिर? तो ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है भी, किसी भी पार्टी के पास इफ एनी पार्टी does not have clear majority, तो एक बार प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कैन अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, किसी भी पार्टी, मतलब किसी पार्टी में समझ जाना भी, किसी पार्टी मतलब उसको लगता है ना ये मेजोरिटी शो कर देंगे, इनको मौका देता हूं मैं। तो इन्होंने किसको मौका दिया 1996 में? अटल बिहारी वाजपेयी को मौका दिया, ठीक है। और उन्होंने सरकार बनाई, पीएम बने वो, लेकिन उनको फिर लगा कि मेजोरिटी अपने पास नहीं अरेंज कर पा रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया, ठीक है भाई। और उसके बाद यहां पर भी डिस्क्रिशन वापस से देखना, ध्यान से सुनना इधर। इसके बाद अगला डिस्क्रिशन ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तो रिजाइन दे दिया, मतलब जो उस समय की सबसे बड़ी पार्टी या कोलिशन है वो कह रहा है कि मैं तो नहीं बना रहा सरकार, ठीक है। तो अब ना प्रेसिडेंट के पास वापस से एक डिस्क्रिशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कि वो लोकसभा को भंग कर दे, डिसॉल्व कर दे, और वापस से इलेक्शन हो जाए, और या वो किसी को एक बार फिर से मौका दे दे उसी के अंदर ही। तो इन्होंने किसको मौका दिया? एच डी देवगौड़ा को मौका दिया, ठीक है भाई। और एच डी देवगौड़ा जो है उनके पास तो 46 ही सीटें थी, लेकिन दूसरी पार्टी कह रहे थे हम बाहर से क्या दे देंगे, समर्थन दे देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इनके पास 226 सीटें कम थी लगभग, फिर भी ये सरकार बना ली इन्होंने, एच डी देवगौड़ा ने, और लगभग लगभग साल भर चल भी गई है। और फिर थोड़े समय के लिए आई के गुजराल की सरकार बनी, लेकिन ये बहुत ही, कह सकते हैं ना भाई, छोटी मेजोरिटी पे सरकारें चल रही थी, और ज्यादा समर्थन खुद तो इतना ही समर्थन ले पाए थे, बाहर से समर्थन मिल रहा है इनको। मतलब ये था कि वोटिंग होगी तो हम तुम्हारे पक्ष में वोट डाल देंगे, बाकी सरकार वरकार में शामिल नहीं होना है हमको। इसे क्या कहते हैं? बाहर से समर्थन देना। एक होता है कि वोटिंग होगी तब भी समर्थन देंगे और सरकार में भी शामिल होंगे, मंत्री भी बनेंगे, वो क्या होता है? अंदर से समर्थन देना, ठीक है भाई। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या, जोर से बोलो, क्या करो? अरे बाहर से दे दिया ना, और क्या समझा रहा हूँ, बाहर से समर्थन दे दिया। ये तो इन्होंने
दिखाई है, बाहर से कह रहे हैं वोटिंग के टाइम कह देंगे हम वोट में तुम्हारे पक्ष में दे देंगे, इतनी देर से जो बात करी वो सुनी नहीं आपने फिर। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना भाई। तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कैन अपॉइंट पीएम, और इसे मौका दे सकता है क्या करने का, मेजोरिटी शो करने का। या फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। किसको डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को, और फिर वापस क्या होंगे, न्यू इलेक्शन। ठीक है भाई। और एक लास्ट एक चीज और हो सकती है अभी, अच्छी खासी चलती हुई सरकार हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो अपनी मेजोरिटी लूज कर दे, उसके अगेंस्ट में क्या आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, वोटिंग हो और वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाई, तो स्टिल यही वाले दो ऑप्शन आ जाएंगे प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके दो चीजें कर सकता है, एक तो किसी और को मौका दे दे, अपॉइंट न्यू पीएम, ठीक है भाई, और या क्या करेगा, उसे लगेगा नहीं भैया कोई नहीं बना पाएगा सरकार, तो डिसॉल्व कर देगा किसको, लोकसभा को। और एक चीज और है अभी, अच्छा इसी के अंदर ही अपने कर लेते हैं, भी मेजोरिटी चली गई तो अलग से क्या करना है, बस यही बताना था कि मेजोरिटी चली गई तो सरकार को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अब सरकार से पूछ के थोड़ा करेगा, यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर से तो पूछेगा नहीं कि तुम्हें कर दूं डिसॉल्व, तो तुम एडवाइस कर रहे हो तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ हम कर रहे हैं ना एडवाइस, कर दो कर दो। तो ये क्या है अभी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये डिस्क्रिशनरी पावर किससे आ रही है, सिचुएशन से आ रही है। लेकिन अपने पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। लेकिन मेरे हिसाब से अपने इस ना स्टेटमेंट को ऐसे याद कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन अगर अपने करें तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और ये एग्जाम्पल है उसके। क्लियर है, और ये किसके हो जाएंगे, सिचुएशनल के। गवर्नर के लिए 163 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके पास क्या होगी, डिस्क्रिशनरी पावर होगी, ऐसी चीज प्रेसिडेंट के लिए नहीं लिखी हुई।